प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड में प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान का टॉपिक है बाजरे का हरित बाली रोग। यानी यह रोग ऐसा है जिसमें बाजरे की जो बाली हैं, बाजरे के जो सिट्टे हैं वो हरे और फ्लैशी हो जाते हैं, शल्की हो जाते हैं, जिससे बाजरे का जो उत्पादन है वह बुरी तरह प्रभावित होता है। तो आइए जाने यह रोग क्या होता है। बाजरे का हरित बाली रोग, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो बाजरे का हरित बाली रोग, इसका परपोषी यानी होस्ट बाजरा है, पेनिसिटम टाइफॉइडिस। भौगोलिक वितरण, भारत के बाजरा उत्पन्न करने वाले क्षेत्र विशेषतः राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अतिरिक्त एशिया, अफ्रीका के कुछ देशों में भी पाया जाता है। और विद्यार्थियों, यह किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला इसका रोगजनक है। रोगजनक का नाम स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, याद रखना हमेशा। लक्षण, रोग का प्रभाव मुख्यतः पत्तियों और पुष्प क्रम पर पड़ता है, जिसमें निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित होते हैं। पहले जो लक्षण हैं उनको डाउनी मिल्ड्यू स्टेज यानी मृदु रोमिल अवस्था कहते हैं। पत्तियां पांडुरित हो जाती हैं। पांडुरित का मतलब होता है छोटी छोटी और मुड़ी हुई, तथा उनकी ऊपरी सतह पर पीली या भूरी लंबी धारियां दृष्टिगोचर होती हैं। ठंडे व आर्द्र वातावरण में पत्तियों की निचली सतह पर महीन सफ़ेद रोमिल संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिसके कारण इसे मृदु रोमिल आसित रोग भी कहते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रोम जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको मृदु रोमिल आसित कहते हैं। यह जो अवस्था है यह परजीवी की अलैंगिक अवस्था होती है। पत्तियां कभी कभी लंबाई में फट जाती हैं तथा विरूपित, डिस्टॉर्टेड और व्यावर्तित हो जाती हैं। अब आता है हरित वाली स्टेज, ग्रीन ईयर स्टेज। इस रोग के मुख्य लक्षण पुष्प क्रम में प्रकट होते हैं। तो जो मृदु रोमिल आसित अवस्था थी वो तो अलैंगिक अवस्था है, और पादप की कायिक संरचना, पादप के तने, पत्तियों पर ज़्यादातर दिखाई देती है, लेकिन मुख्य लक्षण पुष्प क्रम में प्रकट होते हैं। बाजरे की ठोस सूखी बाली अंशतः या पूर्णतः एक ऐसे शिथिल मुंडक के रूप में रूपांतरित हो जाती है जिसमें पर्ण सदृश छोटी छोटी ऐंठी हुई संरचनाएं लगी रहती हैं। इस मुंडक का रंग हरा होता है तथा पर्ण सदृश संरचनाएं वास्तव में अनुसूकियों के विभिन्न अंगों यथा तुष, पुंकेसर, जायांग इत्यादि के आकार में वृद्धि के कारण हाइपरट्रॉफी, पर्ण सदृश पर्णाभता हो जाने से बन जाती है। ये संरचनाएं व्यावर्तित होती हैं, अनुसूकियों की संख्या भी बढ़ जाती है। इस प्रकार बाली पूर्णतः या अंशतः बंद हो जाती है। तो जहाँ इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हो विद्यार्थियों, ये जो संरचनाएं हैं ये पत्ती के समान हो गई। देखिए इसमें ये इसका पुष्पक्रम है और यहाँ पर दाने नहीं बन रहे हैं, ये पत्ती समान हरी संरचनाएं बन रही हैं, जिससे पादप भली प्रकार से विकसित नहीं हो पा रहा इसका पुष्पक्रम। संपूर्ण पादप पर भी रोग का प्रभाव पड़ता है। पादप स्तंभित हो जाता है, कभी कभी पुष्पक्रम ही नहीं बनते। प्राय ऐसे पादप अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं। कुछ मामलों में कलिकाओं के प्रचुरोद्भवन के फलस्वरूप रोगग्रस्त पादप अधिक सघन दिखाई पड़ता है। हेतु विज्ञान, इटियोलॉजी। इस रोग का कारण स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक है। तो ग्रीन ईयर ऑफ डिजीज ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला कवक के कारण से होता है, यानी इसका रोगजनक स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला नामक कवक होता है। यह अविकल्पी अंतःपरजीवी कवक सूत्रों का बना हुआ होता है तथा मुख्यतः पत्तियों में संवहन पूलों के चारों ओर स्थित पर्ण मध्योतक के अंतराकोशिकीय स्थलों में मिलता है। भोजन के अवशोषण हेतु इससे अनेक चूषकांग निकलकर परपोषी की कोशिकाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं।
ये सूचकांक थैली सदृश या शाखित व अंगुलाकार होते हैं। कवक सूत्रों की कोशिका भित्तियाँ श्लेष्मी होती हैं। तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो होता है वह पत्तियों में संवहन फूलों के चारों ओर पर्ण मध्योतक के अंतराकोशिकीय स्तरों में मिलता है और सूचकांक के द्वारा भोजन अवशोषित करता है। कुछ समय तक कायिक वृद्धि करने के बाद कवक जाल प्रत्येक रंध्र के नीचे स्थित अधोरंध्रीय गुहा में एकत्रित हो जाता है। कवक सूत्रों के प्रत्येक ऐसे समूह से एक या अधिक अलैंगिक अंग विकसित होते हैं जो बीजाणुधानी धर कहलाते हैं। प्रत्येक बीजाणुधानी धर एक छोटे व्रंत वाली उदग्र दृढ़ संरचना होती है जो रंध्रों से बाहर निकलती है। बीजाणुधानी धर का निचला भाग अशाखित किंतु ऊपरी भाग अनियमित रूप से शाखित होता है। संपूर्ण बीजाणुधानी पट्टहीन होती है तथा इसकी लंबाई लगभग 100 माइक्रोन मीटर होती है। एल्बुको के विपरीत स्क्लेरोस्पोरा के बीजाणुधानी दर की वृद्धि सीमित होती है। बीजाणुधानी दर के प्रांगुल सदृश अंतिम शाखाओं पर लगती हैं। ये काचाभ दीर्घवृत्ताकार तथा चिकनी भित्ति युक्त होते हैं। इनके स्वतंत्र सिरे पर एक स्पष्ट पैपिला होती है। प्रत्येक बीजाणुधानियों की लंबाई 20 से 30 माइक्रोन मीटर तथा चौड़ाई 12 से 21 माइक्रोन मीटर होती है। बीजाणुधानियों का निर्माण सामान्यतः रात्रि में होता है तथा प्रातः ये बीजाणुधानी दर से अलग हो जाती है। बीजाणुधानियों के मुक्त हो जाने के बाद बीजाणुधानी दर तरंगित हो जाती है। परपोषी के जीवन काल के अंत में परजीवी लैंगिक विधि से प्रजनन करता है। नर व मादा अंग क्रमशः पूधानी व अंडधानी होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः पर्ण मध्योतक में होता है। परिपक्व अंडधानी गोलकार होती है तथा इसमें अंडद्रव व परिद्रव दिखाई पड़ते हैं। परिपक्व पूधानी मुद्गाकार होती है। परिपक्व अवस्था में इसमें केवल एक केंद्रक रह जाता है जो नर केंद्रक का कार्य करता है। अंडधानी व पूधानी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। निषेचन की क्रिया निषेचन नाल की सहायता से संपन्न होती है। निषेचन के फलस्वरूप बना निषिक्तांड गोलाकार 22 से 35 माइक्रोन मीटर व्यास का व मोटी भित्ति युक्त होता है। यह मोटी भित्ति 3 परतों की बनी होती है यथा अधीर चौल, बाह्य चौल व अंतःचौल। अंडधानी की भित्ति निषिक्तांड की भित्ति से चिपकी रहती है। निषिक्तांड का रंग लाल या भूरा होता है। निषिक्तांड परजीवी की विश्राम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो इसकी इटियोलॉजी थी कि किस प्रकार से विद्यार्थियों इसकी संरचना होती है। अब हम एपिडेमियोलॉजी जानपादिक रोग विज्ञान यानी किस प्रकार से रोग फैलाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग कैसे गमन करता है। मृदा में पड़े हुए निषिक्तांड प्राथमिक संरोप का कार्य करते हैं। इनकी जीवन क्षमता 3 वर्ष से भी अधिक होती है। अंकुरण से प्रत्येक निषिक्तांड में एक या अधिक जनन नलिकाएं बनती हैं जो वृद्धि कर रहे परपोषी का रंध्रों द्वारा भेदन करती हैं। संक्रमण हो जाने के बाद परजीवी द्वारा बीजाणुधानियां बनाई जाती हैं। इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है तथा अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक बीजाणुधानी से 4 से 12 वृक्काकार द्विकशाभिकी जल बीजाणुओं का निर्माण होता है। कुछ समय जल में तैरने के पश्चात जल बीजाणु विश्राम अवस्था में आ जाते हैं। इस अवस्था में इनकी कशाभिकाएं लुप्त हो जाती हैं तथा ये गोलाकार हो जाते हैं। फिर बीजाणु पुट्टीबद्ध हो जाता है। इस पुट्टीबद्ध संरचना से एक जनन नलिका निकलती है जो परपोषी को रंध्रों द्वारा संक्रमित कर देती है। इस प्रकार रोग का प्रसार जल बीजाणुओं एवं बीजाणुधानी जो कभी कभी कोनिडिया के समान कार्य करती है द्वारा होता है। आर्द्र वातावरण में रोग पनपता है। अब इसके नियंत्रण के क्या साधन हैं। बाजरे का यह रोग मुख्यतः मृदोड़ एवं आंशिक रूप से बीजोड़ है तथा इसके नियंत्रण के लिए निम्नलिखित विधियां उपयोगी सिद्ध हुई हैं।
शस्यावर्धन कम से कम 6 वर्षों तक संदूषित खेत में बाजरे के स्थान पर किसी अन्य फसल की पैदावार करनी चाहिए। मृदा का भी संक्रमण करना चाहिए। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि निषिक्तांड ना बने। फसल का उपचार कवकनाशियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% विलयन उपयुक्त रहता है। जैनेब व मैनेब के 0.2% विलयन भी उपयोगी रहते हैं। चूँकि बाजरे के दानों की सतह पर चिपके हुए निषिक्तांडों के कारण अंशतः बीजों द्वारा भी प्रारंभ होता है, बोने से पूर्व बीजों को कवकनाशियों से उपचारित करना चाहिए। सर्वांगी कवकनाशी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एग्रोसन GN भी उपयोगी रहता है। फसल के लिए प्रतिरोधी प्रजातियों का उपयोग लाभकारी होता है। संकर बाजरा की किस्में 3, 4, 5 इस दृष्टि से उपयोगी हैं। खेत की आर्द्रता को नियंत्रित करना चाहिए। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना